सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि हम लोग लास्ट 50 क्वेश्चन तक किए थे और ये जो सवाल था लास्ट का कि सकल नामांकन अनुपात कभी कभी 100% से अधिक हो जाता है, ये क्यों हो सकता है। तो हमने बताया था कि ये प्राइमरी एजुकेशन को लेके रहता है और इसमें जो है कि सारा चीज़ें इन्वॉल्व रहता है, कितने ग्रेजुएट हैं, क्या हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे लोगों को भी, मतलब जो मास्टर्स किए हुए रहते हैं लोग, स्नातकोत्तर, उसको भी शामिल कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि 100% के पार कर जाता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा कि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को शामिल करने के कारण कभी कभी वो क्या हो जाता है, 100% से अधिक हो जाता है। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर सवाल कहता है, ये कहता है कि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए, नियंत्रण अगर बात करें जिला न्यायालयों की या अधीनस्थ न्यायालय, आपके मन में आ रहा होगा अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। तो ये सब डिवीजन कोर्ट होता है, सब डिवीजन कोर्ट भी होता है। और भी उसके अंदर कहीं कहीं देखते होंगे कि एडीजे भी बैठते हैं, कहीं कहीं एसडीएम, एसडीओ, अपर एसडीओ, ये सब भी एज अ मजिस्ट्रेट ट्रीट होते हैं। तो वो सब इसके अंदर का अधीनस्थ न्यायालय हो जाता है। तो ये आता है उच्च न्यायालय के अंदर। किसके अंदर आता है? उच्च न्यायालय के अंदर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। फिर अगला सवाल है कि खतरनाक अपशिष्ट के, क्या है सवाल, कि खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन? बेसल कन्वेंशन। देखिए सवाल यहां से ऐसे भी बनता है कि बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो वो हो जाएगा कि खतरनाक अपशिष्टों के जो सीमा पार आवागमन है उसके नियंत्रण पर। आप एक सिनेमा देखे होंगे, वो सिंघम के तरह ही साउथ का मूवी है, उसमें एक स्टोरी है ना कि वो वहाँ का सारा डंपिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स का या चिप वगैरह यहाँ भारत में लाके करता है। तो वैसे चीज़ों पे उसके निपटान करने के लिए क्या हुआ था? बेसल कन्वेंशन हुआ था। तो ये कब अपनाया गया? 1989 में। देखिए ऐसे डायरेक्ट सवाल जब डेट वाले होते हैं ना, तो अगर आपको वो याद है आप तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि कुंडारा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। हमको जहां तक याद है हमने कोई एग्जाम दिया था और उसमें वो उसने हमसे इससे उल्टा पूछ लिया था। उल्टा इन सेंस ऐसे पूछा था कि आखिर कौन है जो इससे, मतलब ये इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वेलुथमपंती, वेलुथमपंती और उसके बाद ऑप्शन वेलुथमपंती के बारे में कौन सा सही है, और उसके बाद ये था। आज देखिए ये सवाल उल्टा होके आ गया। तो आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है, सवाल का उत्तर क्या होगा? वेलुथम्पी, वेलुथम्पी। अब इनके बारे में पूछा गया था कि कुंडारा उद्घोषणा किसने किया था। बात सही है, वेलुथम्पी ने। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था एकदम खुले तौर पे। जैसे नहीं कहते हैं कि मारो, अब एकदम निकालो, जो करना है करो, बस भगाओ इसको। तो ऐसा किसने किया है? वेलुथम्पी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 क्या कहता है कि अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड यूनिटी मोड HAM, हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के अंतर्गत NH6 पर, पहली बात ये NH6 है कहां? ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगा, सारे ऑप्शन भी नॉर्थ ईस्ट के हैं। किन दो राज्यों को जोड़ने वाले कौन सा ग्रीनफील्ड, अब एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट में भी कभी कभी ग्रीनफील्ड का जिक्र होगा, कभी कभी रहता है। तो मतलब कहने का है कि पहले से वो जुड़ा हुआ है। ग्रीनफील्ड कहने का मतलब हुआ कि ऐसा जगह जो पहले से भी है जुड़ा हुआ,
उसमें क्या करना है, मतलब एकदम नए सिरे से, पहले से वो जुड़ा हुआ नहीं है, नए सिरे से उसको जुड़ा है। तो ऐसी स्थिति में मेघालय और असम, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा मेघालय और असम NH6 पे अभी जोड़ने का काम हो रहा है। किस योजना के तहत? हम योजना के तहत। लुक फॉर ईस्ट का ही ये मामला है, उसी के तहत भारत सरकार इस पर आगे कार्रवाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल क्या कहता है, 55 नंबर। 55 नंबर सवाल कहता है कि समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये सोनार है, सोनार का उपयोग किया जाता है। और ये किस पर काम करती है? तो ये काम करती है आपकी, ये काम करती है किस पे? पूर्ण आंतरिक, ये परावर्तन पे काम करती है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे। होता क्या है कि जैसे ही साउंड रिफ्लेक्ट होती है तो उससे हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि कितने पे रिफ्लेक्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, चूंकि निम्नलिखित की बात है। तो वे नीले लिटमस को लाल, देखिए एक चीज एकदम सही है, अम्ल जो है वो नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर बात किया जाए कि लाल को नीला कौन करता है, तो क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। इसके बाद आते हैं, इसका स्वाद खट्टा होता है, बहुत अच्छा अम्ल, हम लोग पढ़े ही हैं कि स्वाद में खट्टे होते हैं। वे जल में OH निगेटिव उत्सर्जित करते हैं, नहीं ये गलत है। वो जल में घुल के हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। वो क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और अम्लों की सांद्रता, आप लोग पीएच मान पढ़े होंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान और अम्ल की ये विशेषता है कि वो क्या करता है, इसमें अगर 7 है तो वो नॉर्मल है, सॉल्ट है, लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होता है, और अगर इससे 7 से प्लस है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है, जिसको आप क्षारीय कहते हैं। अम्ल और क्षार मिल गए तो लवण बनाते हैं। कहता है कि वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, एकदम सही है। तो इस सवाल में क्या पूछा था कि विशेषता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कि वो जल में OH आयन नहीं देते हैं, क्या देते हैं? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, 57। ये क्या कह रहा है कि PLFS वार्षिक रिपोर्ट जो कब जारी की गई है? जुलाई 2023 और जून 2024 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? अच्छा एक बात बताइए, इसमें पहला ऑप्शन है केरल। केरल आज से है पूर्ण साक्षर, लगभग है, उसमें बहुत से वहां साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन 100% की बात हो रही है। तो 100% किया है मिजोरम। 100% किसने किया है? मिजोरम ने किया है। और नॉर्थ ईस्ट का ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ऐसा कि ईसाई बहुल इलाका है, और यहाँ के लोग एजुकेशन पे बहुत बहुत आगे हैं एजुकेशन में। अब तो पूर्ण राज्य हो गया ये, जो पूरी तरह साक्षर है। और पूरी तरह साक्षर का मतलब देखिए बड़ा सिंपल होता है, साक्षर कि वो साइन करना भी सीख गया तो साक्षर है। वो एजुकेशन लेवल है कि मतलब सब कम से कम सारे लोग जो हैं वो अपना हस्ताक्षर करते हैं। 58 नंबर सवाल क्या कहता है? असल में ये होना चाहिए था पार्सियनों, ठीक है। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? ईरान। देखिए ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। पर्सिया पुराना नाम किसका है? ईरान का। तो इराक का क्या है? इराक का है मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। अगर इसमें थोड़ा और बात करें तो कभी कभी वो आपसे सवाल पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो सिंधु घाटी सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फैली, ऐसे कह सकते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो किस नदी पर है? दजला फरात। किस नदी पे? दजला फरात। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट पहला सवाल फिर आगे आते हैं। ये कह रहा है कि 1991 के बाद सुधारों में विनिवेश, अच्छा आपको पता होगा एलपीजी लाया गया था। क्या लाया गया था? एलपीजी। मनमोहन सिंह थे उस समय, मनमोहन सिंह थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सुधारों में विनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? कृषि सब्सिडी कम करना? नहीं। करों में वृद्धि करना? नहीं। विदेशी व्यापार को कम करना? नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, जाहिर सी बात है सरकार अपना शेयर बेचेगी तभी तो दूसरा इसमें इन्वेस्ट करेगा, और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इंक्लूजन होता है, वही तो विनिवेश कहलाता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए समूह, नीचे दिए गए समूहों में से हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? देखिए हाइड्रोजन की स्थिति जो है आधुनिक आवर्त सारिणी में वो बहुत क्वेश्चनेबल भी है, नंबर 1 पर रखा गया है उसको। तो समूह किसका है? वो समूह 1 का सदस्य है। किसका सदस्य है? समूह 1 का। अगला सवाल, साइंस के बड़ा अच्छे सवाल पूछे गए हैं, बेसिक सवाल पूछे गए हैं, किए जाने वाले सवाल पूछे गए। कह रहा है कि 2025 में असामर्थता समावेशन, डिसेबिलिटी इंक्लूजन में उत्कृष्ट के लिए उद्घाटन किया गया CII पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी का पुरस्कार मिला है? देखिए ये पुरस्कार मिला है विप्रो कंपनी को। किसको मिला है? विप्रो लिमिटेड को मिला है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? विप्रो। नेक्स्ट, मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए ये एक चीज याद रहेगा अगर आपका पढ़ा हुआ है, कभी कभी ये उल्टा करके भी पूछ लेगा। तो ये कह रहा है कि तहत सबसे अधिक सौर स्थापना के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो वो कौन सा रहा? महाराष्ट्र। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मई 63 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट, देखिए पेटेंट होता है कि अब ये काम पहली बार हम कर रहे हैं और आगे भी हम ही करेंगे, ऐसा पेटेंट कराने का, या फिर आपको जो भी होगा उसका शेयर हमको देना होगा। तो श्रावणी डिवाइस माने हियरिंग एड का नाम क्या है? तो उसका नाम है H फॉर हियरिंग, H फॉर HOAC कॉम्बो, यही इसका नाम है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एम्स रायपुर का। हो सके आपसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले कि ये एक श्रावणी डिवाइस है जिसका पेटेंट अभी हाल ही में भारत के कौन से प्रतिष्ठित संस्थान ने किया है? तो किसने किया है? एम्स रायपुर ने। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है? देखिए ये सवाल है कि अभी जो ये बढ़ रहा है विश्व में रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो कौन सा है, मतलब इससे क्या होगा? तो साइबर हमले भी हैं, वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी है, और रॉ आधारित यश संघर्ष भी है, महामारियों का पुनरुत्थान भी हो सकता है। ये सवाल देखिए सवाल लिखा हुआ है कि मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? अगर बात करें कि कौन सा राज्य
अग्रणी रहा तो ये रहा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्या कहता है? 63 कहता है कि मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्रावणी डिवाइस का नाम क्या है? देखिए, वायु जनित संक्रमण है, सुनने में भी इशू करता है, और हवा से फैलने वाले, मतलब एक ऐसा कोई बीमारी जो आने वाले टाइम में महामारी के रूप में भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने बनाया है, एक पेटेंट किया है, उसका नाम है HOAC कॉम्बो। देखिए, H फॉर हियरिंग एड यानी श्रावणी डिवाइस, और H से आपको याद रहेगा HOAC। तो ये किया है किसने? एम्स रायपुर ने। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि श्रावणी डिवाइस जो वायु जनित संक्रमण को रोकती है, जिसका नाम HOAC है, का अभी हाल ही में पेटेंट कराया है, वो संस्थान कौन सी है? तो एम्स रायपुर ने उसको पेटेंट कराया है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है कि जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच जो जारी करती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, उसमें किस मुद्दे को शीर्ष तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया है? देखिए, ये क्या है ना, अभी कि जो इंटरनल पहले हमारे यहाँ था एक, कि हम राष्ट्रीय आपात घोषित करते थे आर्टिकल 356 में, तो उसमें राष्ट्रपति शासन के साथ साथ आर्टिकल 352, देखिए 3 है, 352, 356 और 360। तो 350 में था, 52 में था कि एक सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह को आज जो है वो ये जो संघर्ष है राज्य, यहाँ पे रा लिखा हुआ है, राज्य आधारित या राष्ट्र आधारित जो सशस्त्र संघर्ष है, इसी को अभी वैश्विक महामारी के रूप में देखने का, मतलब इनका कहना है कि ये वैश्विक खतरा है, इससे कोई नहीं बच सकता। अगर इंटरनल डिस्प्यूट हुआ तो फिर वो उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये बड़ा सेंसिबल और बहुत ऐसा कह सकते हैं कि ये अभी बहुत न्यूज़ में भी रहा था जब रिपोर्ट आया था, और इस तरह का वो सभी देश के बारे में, ऐसा नहीं सिर्फ भारत की स्थिति, आने वाले सभी देशों के लिए ये खतरे का संकेत है आने वाले समय में। नेक्स्ट आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा? ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, कहा जाता है कि लगभग, मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पार्ट है। बाकी हम लोग इधर उधर से फिर कनेक्ट किए, थोड़ा बहुत उसमें ऐड किए। मेन अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान पर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। हमको नहीं लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये बस ये इसलिए आया था कि भारत सरकार को 48 तक आज़ाद कर देना है। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये क्यों फेमस है? ये फेमस है कि इसमें पहली बार धर्म के आधार पे वोट देने का, और यही आगे चल के, देखिए ये बड़ा अच्छा है, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, यही भारत में आगे चल के विभाजन का कारण बनता है। क्या बनता है? विभाजन का कारण बनता है, और इसी से पाकिस्तान का जन्म होता है। होता क्या है इसमें? देखिए, इसका बड़ा अच्छा एक कहानी है कि 1906 में मुस्लिम लीग बनाई जाती है, 7 में और 6 में ही आंदोलन हो जाता है बंगभंग आंदोलन का, और 7 में फिर सूरत सम्मेलन होता है जहां फूट हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए भारत सरकार, देखिए भारत सरकार अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम में एक अंतर है। ये जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था तो उसमें एक कमिटी बनाई गई थी 15 लोगों की, और उसमें कहा गया था कि अगर कोई नियम कानून अपने स्तर पे बनाना है तो परिषद भी बना सकता है। जहां आप देखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये भारत में बनाया गया था। अगर आप भारत सरकार अधिनियम देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये ब्रिटेन से बन के आया था, मैंने भारत के लिए ही आया था, लेकिन इसमें ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, भारत परिषद अधिनियम में वो इन्वॉल्व नहीं होते थे। इसमें क्या हुआ था कि धर्म के आधार पे चुनाव लड़ने का जो रहा कि हिंदू हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेंगे, तो इससे
भारत परिषद अधिनियम बहुत फेमस रहा है और यही आगे चल के, इसका एक और नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो, नहीं मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार। अब यहाँ पे कौन मार्ले थे कौन मिंटो थे बताते हैं। मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और ये थे भारत के गवर्नर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आगे चल के यही विभाजन का कारण बना, बहुत सवाल पूछा जाता है इस पर। नेक्स्ट, सिक्सटी सिक्स, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस या किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? जसप्रीत बुमराह को। कब की बात हो रही है? 2024 की। देखिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो ये आपका है दुबई में, यूएई। क्रिकेट खेलता भी नहीं है लेकिन वहाँ हेडक्वार्टर है, अब तो खेलने लग गया है। बात करें 67 की, तो यह है कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम कहने का मतलब हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन मिनिस्टर होते हैं? तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आप सवाल का उत्तर। सबसे मजबूत कौन हो गए? कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री जिनको आप स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। 68 ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये गोवा में किया गया। ये कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबंधवास अनकनेक्टेड नॉन हैबिटेशन को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई है? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट, कहता है कि टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के में सामान्यतः किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? देखिए जब भी ऐसा सवाल हो, अगर आपको नहीं पता, ऐसे किए होंगे तब तो एक बार में बना दीजिएगा, नहीं भी पता है तो देखिए क्या हो सकता है। तो कभी कभी होता है ऐसा है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा होता है मैक्सिमम टाइम आंसर वही होता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, दैट्स विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरुआत की थी? 2007 में। कब किया है वोडाफोन? 2007। देखिए इस तरह के सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो वोडाफोन अभी मर्ज हो गया है, अब VI बन गया है, शायद यही वजह है कि ये सवाल आपसे पूछा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? देखिए एक चीज तो तय है, भाषाई आधार पर ही पूछा है, लेकिन लैंग्वेज देके आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया है। श्रीमल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जो आमरण अनशन पर गए थे और आपको जान के आश्चर्य होगा इनका डेथ हो गया। ये तेलुगु भाषी थे और तेलुगु भाषी राज्य के लिए, ये आंध्र प्रदेश इस सवाल का उत्तर है, तेलुगु भाषी राज्य के लिए ये कर रहे थे कि हमको अलग चाहिए भाषाई आधार पे।
जबकि कमिटी बाद में बनी 2 अक्टूबर 1953, गठन कर दिया गया था। किसका गठन कर दिया गया था? आंध्र प्रदेश का। बाद में फिर 2 जून 2014 एक और राज्य बनता है, उसका नाम क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट, ये कहता है कि पल्लव शासन में स्थानीय आश्वासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? उर। ये देखिए, उर जो थी वो क्या थी कि एक ऐसी छोटी प्रशासनिक इकाई थी जो पल्लव के शासन में स्थानीय आश्वासन लोगों को दिया जाता था। सबसे छोटी इकाई में से एक थी। क्या थी? उर। नेक्स्ट आते हैं 74। ये कहता है कि कोपिली जल विद्युत परियोजना, कोपिली असम में है। कहाँ है? असम में। कोपिली हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आसाम में। आसाम की 3 चीज़ें फेमस है। अभी जुबीन गर्ग का डेथ हुआ, आसाम के बहुत नामी गिरामी हस्ती थे, और वो उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आसाम में 3 चीज़ें फेमस है, चाय और एक और कुछ बताया, और फिर कहा कि जुबीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। अब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, रेलवे मुख्यालय से एक सवाल आएगा मेंस में आपके। ये नॉर्थ है, नदर्न रेलवे। अगर आपसे सवाल पूछे नॉर्थ, अगर हम लिखे हैं तो लिखते हैं नॉर्दर्न रेलवे, मतलब उत्तर रेलवे। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। बात करें अगर पूर्व रेलवे का, तो ये कलकत्ता। अगर बात करें दक्षिण पूर्व रेलवे का, तो ये भी कहाँ है? कलकत्ता। लेकिन इसके बीच में भी एक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये कहाँ है? बिलासपुर। अब आते हैं सदर्न रेलवे, दक्षिण रेलवे कह सकते हैं। दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे, सॉरी दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो यह है हुबली। अगर बात करें दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, या साउथ सेंट्रल रेलवे बोलते हैं उसको, दक्षिण मध्य रेलवे। पहले इधर आते हैं पश्चिम में। पश्चिम रेलवे है, ये कहाँ है? मुंबई में। ये सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे ये कहाँ है? उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो आपसे अभी पूछा है, वो कहाँ है?
जयपुर में। एक रह गया सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो है दक्षिण पश्चिम मध्य, कहाँ है? सिकंदराबाद। उसके बाद अगर बात करें पश्चिम मध्य रेलवे, तो ये कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक हाँ पूर्व मध्य रेलवे यहाँ पे है, पूर्व मध्य रेलवे। ये कहाँ है? हाजीपुर में। एक है पूर्वोत्तर रेलवे, एक है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे ये प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। अगर बात करें कि पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ, ये आपका रह गया उत्तर मध्य रेलवे। उसके बाद अगर बात करें कि पूर्वोत्तर रेलवे, तो पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है? गोरखपुर। ये रह गया गोरखपुर। ये सारा जो है वो अपना जोन है, हेडक्वार्टर है। तो इससे भी एक सवाल आपको आएगा। आगे बात करते हैं 76। तो ये कहता है कि कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर, ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटा घर का निर्माण करवा रहा है। ये नई दिल्ली करा रही है। कौन करा रहा है? नई दिल्ली करवा रही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 76 हुआ। 77 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार 2005, आरटीआई एक्ट कब आया है? 2005। आगे आते हैं 78। इसमें कहता है कि हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में मान्यता मिली? कुल्लू नाटी। कुल्लू एक जगह है हिमाचल प्रदेश में और उस डांस का नाम क्या है? कुल्लू नाटी। नेक्स्ट आते हैं 79। ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि 11वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत के किस प्रकार का साहित्य सबसे, देखिए भक्ति कविता, उस समय जो टाइम था ना वो भक्ति कविता का था। मीरा हुई उस टाइम में, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए। नेक्स्ट आते हैं 80। ये कहता है कि मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसको नियुक्ति की गई है? अरविंद श्रीवास्तव। किसको नियुक्ति मिली है? अरविंद श्रीवास्तव को। नेक्स्ट ये सवाल है, कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? उस समय किसका था? कृषि का। अभी किसका है? सेवा का। नेक्स्ट कहता है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन तथा बाल विवाह के विरुद्ध में कार्य किया? ये किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1956 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करा। 1856। नेक्स्ट आते हैं ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य के जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में जनरली ये की जाती है, तो उसमें रहता है कि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति उस ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कहता है कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रिज बनाना, हवाई अड्डा बनाना, पाइपलाइन, नहीं, सार्वजनिक शिक्षा,
ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? सार्वजनिक शिक्षा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है। बहुत हद तक ये सही है। नेक्स्ट, ये कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के प्राकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औपनिवेशिक के टाइम में क्या सही नहीं है? तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय औपनिवेशिक के टाइम में एक बार एक्यूमुलेट हुआ है, वो किया है दादा भाई नौरोजी ने। वो औपनिवेशिक, उन्होंने उसी समय ड्रेनेज थ्योरी का एक सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत। ड्रेनेज थ्योरी जिसको कहते हैं, धन निकासी का सिद्धांत। और पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो ये बात तो है कि उस समय हुआ था, तो सही है पूछ रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति प्राकलन के संबंध में, तो उन्होंने कभी नहीं बताया। हम हमारे तरफ से ये राष्ट्रीय आय का आकलन एक बार हुआ, वो किए दादा भाई नौरोजी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। तो उपेक्षा कर देती थी ऐसा नहीं है, प्राकलन करने में नहीं, कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी वास्तविक प्रयास नहीं किया उन्होंने। ये इस सवाल का उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि वायु अपर्दन द्वारा छिछली मरुस्थलीय गर्त निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? देखिए, ये अपवाहन गर्त कहलाती है। वायु अपर्दन में छिछला मरुस्थलीय गर्त जो होता है वो क्या कहलाता है? अपवाहन गर्त कहलाता है। पेडिमेंट तो जमा किया जाता है, इंसेलबर्ग उससे बनता है, जब पानी जमीन के अंदर जाती है तो उससे बनता है। पलाया अलग चीज़ है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं क्या है कि भारत के बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया गया है? सोप स्टोन का। किसका? सोप स्टोन का यूज किया गया। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में NGLV का पूर्ण रूप क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और कहीं है? नहीं। ये सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट आते हैं 89 पे। ये क्या कहता है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो लूनी नदी है, ठीक है, राजस्थान के किस स्थान के निकट अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अब हम आपको कुछ बताते हैं। ये है अरावली, ऐसा समझिएगा। एक है लूनी नदी जो ऐसे जाती है, एक है बनास नदी, एक है साबरमती। 3 नदियां हैं यहाँ, लूनी, बनास और साबरमती। तीनों किससे निकलती है? यह है अरावली। तीनों अरावली से निकलती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कहाँ पे? तो ये अजमेर के पास। अरावली किस ढलानों पे? इधर क्या है? अजमेर। अजमेर के ढलानों से। और कहा जाता है कि ये किसी भी बड़े वायु मतलब जल के किसी भी बड़े ये में नहीं मिलती है, बल्कि कच्छ के रण क्षेत्र में ही विलीन हो जाती है। इसका मुहाना नहीं है, ये कच्छ के रण क्षेत्र में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। और कौन है गृह मंत्री? नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधताओं पर कन्वेंशन CBD है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी किस वैश्विक सम्मेलन का परिणाम था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। नेक्स्ट आते हैं। ये एक सवाल है कि ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है? देखिए, वो अम्ल के बारे में कहते थे कि
उनका कहना है कि जब भी कोई किसी पे पॉजिटिव चार्ज बना है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी को अपना मतलब दिया है। जो देने वाला होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। हमने आपको अभी बताया कि अम्ल जो है वो जल में घुल के H+ आयन देता है, तो इसका आंसर है कि एक प्रोटॉन दान करता है। ये ब्रोस्टेड लोरी का जो सिद्धांत था उसमें यही था कि अम्ल जो है वो क्या करता है, एक प्रोटॉन दान करता है। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहे हैं कि हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वे आभूषण, इमारती लकड़ी और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे, ये सही है। उनके सबसे पसंदीदा आभूषण कार्नेलियन के मोती थे, ये भी सही है। हड़प्पावासी व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न थे, ये भी सही है। हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का नहीं, केवल सोने का प्रयोग नहीं करते थे। सोना तो उस समय तक अच्छे से ढूंढा भी नहीं गया था। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अप्रैल 2025 में पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी। तो ये हैं कहाँ हुआ था इनका, वेटिकन सिटी में हुआ था, सबसे छोटा देश है ये, वहीं गई थी पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल ये कहता है कि अक्टूबर 2024 को भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा, एक्चुअल कंट्रोल लाइन, एक्चुअल कंट्रोल लाइन, या आप इसको कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके किसके बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। वास्तविक नियंत्रण किन सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रस्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है। तो अभी जो हुआ है वो देपसांग और डेमचोक, ये दो जगह पे अभी झगड़ा हुआ था, उसके बाद इस पे बात बनी है कि एक्चुअल कंट्रोल लाइन यहां से होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता है। निर्वाह का मतलब होता है कि बस जीने खाने के लिए कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वाणिज्यिक फसल उत्पादन, ये तो हो ही नहीं सकता है। आधुनिक सिंचाई तकनीकियों का उपयोग, ये क्यों करेंगे। परिवार के उपभोग के लिए खेती, बिल्कुल सही, हमको बस जितना चाहिए उतना मिल जाए। और उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग, ये नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 97, कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण क्या है। देखिए लैगून कैसे बनता है, ये ऐसे मान लीजिए तट है, समुंदर से खारे पानी आते हैं, इसको कट करके यहाँ पे बन जाती है। कोलेरू झील है, कोलेरू झील कैसा है, कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, कहीं कहीं आपको तमिलनाडु भी दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बॉर्डर है दोनों का। उसके बाद एक यहाँ पे बहुत फेमस, पूरा बाहुबली सिनेमा उस पर फिल्माया गया केरल में है सबसे बड़े लैगून का उदाहरण, उस झील का नाम है क्या नाम है एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, केरल में है, यहाँ पे मालाबार तट पे, सारा सिनेमा वहीं से बनाया गया था, है देख लीजिएगा। लैगून कैसे बनता है, विवर्तनिक गतिविधियों और भ्रंश विस्थापन से नहीं, तट के किनारे नदी और लहरों द्वारा निक्षेपण, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तट के किनारे क्या होता है कि पानी की लहरें आती हैं, यहाँ जमा हो जाती हैं, और जिससे क्या बनता है, ये झील का निर्माण होता है। कैसे झील का, तो लैगून का मतलब खारे पानी की झील, लैगून का मतलब क्या होता है, खारे पानी की झील। इस झील का नाम है बेम्बानाड, बेम्बानाड, याद आ गया। बेम्बानाड झील कहाँ है, केरल में। कैसा झील है ये झील है आपका लैगून है। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्रायः औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में पाया जाता है। नायलॉन 6 ये ब्रश वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है। ये कैसा बहुलक है, लचीला और अनुकूलनशील बहुलक।
नेक्स्ट आते हैं, 100 सवाल करने हैं हम लोगों को, 99 पे आ गए हैं। निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में किसको उत्तम बनाना है? देखिए, निजीकरण इसीलिए करते हैं कि इससे परिचालन की दक्षता बनी रहे और प्रतिस्पर्धा जो है उसमें भी वृद्धि हो। जैसे कंपटीशन नहीं रहेगा तो मोनोपोली आ जाएगा, तो इसीलिए निजीकरण की तरफ जाते हैं। कि जैसे आप एक चीज़ देखे होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो जनरली उस तरह का सर्विस नहीं दे पाते हैं जो आपको एक प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पता है कि अगर मेरा एक भी कंप्लेन हुआ, अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो होते हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं, वो आपको अच्छा सर्विस देंगे क्योंकि उनके पास जॉब इनसिक्योरिटी होती है। जॉब की सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब दे देती है, वो अच्छे से काम ही नहीं करते हैं। क्या करेंगे आप? निकाल तो सकते नहीं हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है निकालने का, जितना देने का नहीं उससे ज़्यादा निकालने का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये क्या है कि 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन FIA ने 25-26 के कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल, गुजरात के हैं, को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। यह संगठन कहाँ स्थित है? ये देखिए, इसके बारे में पूछा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये है कहाँ? शिकागो में। शिकागो कहाँ पड़ता है? USA में। शिकागो बहुत फेमस है, शिकागो सम्मेलन 1893, याद रखिएगा। शिकागो सम्मेलन में कहाँ कौन गए थे? विवेकानंद गए थे 1893 में। चलिए, आज के लिए इतना ही, और आपको मंडे के लिए ऑल द बेस्ट। जाइए रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट। अभी वैकेंसी फिर से नोटिफाई हो गया है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप यहाँ से जिनका नहीं हुआ है, जो फिर से तैयारी कर रहे हैं, वो बने रहेंगे हमारे साथ। हम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे सारी चीज़ों का और आपको यहाँ मदद मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।